फूड स्पॉइलेज जो बात होती है, फूड खराब क्यों होता है, तो बैक्टीरिया और वायरस के या ईस्ट या फंजाइल्स के अटैक से खराब होता है। सो अगर हमने उसे राइट तरह से वैक्यूम पैक किया, वैक्यूम मल्टीलेयर पैकेजिंग में पैक किया, और मैंने जो टेक्निक लगाई है वो इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन, और रेडिएशन हमने मैंने जो फूड ठीक से जो पैक किया है उस पर हमने रेडिएशन रखे। तो रेडिएशन डालने के बाद वो हमने पाया कि 4 साल 5 साल के बाद भी फर्स्ट डे जैसे हमने पैक की थी उसी तरह हमने उसे पाई। और मैं मानती हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान में आदमी ने काम करना चाहिए, साइंटिस्ट। अभी हम लोग जैसे गेहूं के बारे में आजकल बहुत बोला जाता है कि इट इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, तो वो तो हमारे देश में कभी वो हमारा ओरिजिनल अनाज ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। हमारे साथ हैं आज HAG प्रोफेसर वैशाली बम्बोले। वैशाली जी कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत अच्छी हूँ, रब की दुआ है। अच्छा। मैम वो हमारा जो डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं आज जो हमने डिसाइड किया था आपसे डिस्कस करने के लिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन्स जो इस समय है दैट्स साइंटोलॉजी, है ना? Because I was listening to Tom Cruise and he was saying that I follow the religion of Scientology. तो भारत में भी साइंटोलॉजी पे के कुछ फॉलोअर्स हैं या इट्स जस्ट अ वेस्टर्न फिनोमेनन? देखिए, साइंस तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। सो हम जिस भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर हर तरह के यानी 5 जो वेद है हमारे, आयुर्वेद और जो बाकी के जो वेद है, जो मेडिसिन से और वेल बीइंग के लिए जो हमने जो भारत में युगों से चला आ रहा है, उसी का भी ये नया टर्म कॉइन किया है, मुझे लगता है साइंटोलॉजी, व्हिच इज वेरी एप्ट। ऐसा होना चाहिए था, ये बहुत ही अच्छा, कि जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। सो मुझे लगता है कि हम तो काफी प्राचीन काल से इसमें लगे हुए हैं, सिर्फ हमने इसे कुछ अलग नाम से हम जानते थे, ऐसा कहूंगी। मैम बिकॉज भी हम प्राचीन की बात कर रहे हैं तो एक और हमारे पास एक ग्रंथ था, कई लोग क्लेम करते हैं, एंड आई विल नॉट टेक यू टू द हिस्ट्री विद जस्ट वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस। हमारे यहाँ पे एक ग्रंथ है जिसे कहते हैं सूर्य सिद्धांत, हाँ, जो लगातार 700-800 साल तक लिखा गया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में ये मानते हैं कि फ्रॉम गैलीलियो ऑनवर्ड्स सूर्य सिद्धांत हाँ। से बहुत सारे आइडियाज उठाए गए हैं। डू यू अग्री विद दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस? सो ऐसा है कि साइंटिफिक जो लिटरेचर था उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ जब हुआ था, सो बहुत सारे, जैसे हमें मालूम है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो 6 महीने तक जल रही थी, तो उसमें इतना जी। साइंस और इतना ज्यादा रिसर्च जो हम खो चुके। कुछ हमारे पास मुगल्स का इन्वेशन हुआ था, तो उसमें बहुत सा जो डॉक्यूमेंटेशन जो साइंस का हुआ है वो हम खो चुके हैं। यानी आई वुड से कि इसलिए जो आपका जो प्रश्न है कि ये कहीं इसके बारे में लिखा गया था क्या, सो फिर भी जो जो कुछ भी यानी जो जिसका डिस्ट्रॉय हुआ, जो नुकसान हुआ, उसके बावजूद हम इसमें अभी तक भी लगे हुए हैं। अभी वो कौन सा, हम ये हर हर व्यक्ति जो उस फील्ड में जाता है उसका लिटरेचर सर्वे बेसिस लेकर ही आगे बढ़ता है। जो भी सिद्धांत हम आगे रखते हैं उसमें हम 2.5 से 3 साल तक तो लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो लिटरेचर तो है ही हमारे पास। मैम एक आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक जो सबसे बड़ा जो जो मुझे एक्चुअली सरप्राइज्ड मी एज वेल, या एक आपने कहा है कि आपने एक आइडिया निकाला है विच इज एब्सोल्युटली योर आइडिया, इट वाज इन्वेंटेड बाय यू, या that we can keep stuff like upma, idli and dosa for up to 3 years without या adding any preservatives. ये कैसे हो सकता है? मैं तो यस, सरप्राइज था। ऐसा है कि मेरे कुछ 14 पेटेंट है, तो उसमें मैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो है, जिसका पहले नाम था यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो माटुंगा में एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें हमारे आदरणीय मुकेश अंबानी जी भी जिसके स्टूडेंट रह चुके हैं। सो इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो बनाई गई थी, तो उस वहाँ से मैंने पीएचडी किया है। वहाँ मैं काफ़ी साल तक, या ऑलमोस्ट 17 साल तक फैकल्टी रह चुकी हूँ। सो वहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट, भले मेरी पीएचडी फिजिक्स में है, पर हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करने का हमें मौका मिला, और हमें सिखाया गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में काम कैसे करें।
सो मैं फूड्स में तो मैंने क्या किया है कि फिजिक्स के प्रिंसिपल मैंने फूड्स में लगाए। और मैं मानती हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान में आदमी ने काम करना चाहिए, साइंटिस्ट ने, क्योंकि जो हमारा रिसर्च है वो इमीडिएट ह्यूमैनिटी के काम में आए। तो उस रिसर्च में तर्क है, ऐसा मैंने कोई तुक है, कोई इसमें बात है। तो इसीलिए मैंने जो मेरे रिसर्च का टॉपिक है वो फूड्स की ओर चुना है। और मैंने मुझे 15 साल लगे मैंने रिसर्च तक पहुंचने के लिए, जो मेरा पेटेंट है कि कोई भी भारत का जो मैंने भारतीय फूड है स्पेशली, वो किस तरह से टिकाऊ बनाया जाए, उसके लिए मैंने एक टेक्निक इजाद किया है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जो था, ईयर 2022, इट वाज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी बाय WHO। तो उनके कुछ 17 सस्टेनेबिलिटी के गोल है। उसमें के जो पहले 5 गोल है उसमें फूड सस्टेनेबिलिटी को उन्होंने इतना प्रधान स्थान दिया है। तो इंडिया की जो माने कल्चर, जो हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर, इंडिया इज नोन एज द एग्रीकल्चर कंट्री। तो वर्ल्ड के फर्स्ट 3 में इंडिया का नाम है। पर क्या होता है कि फ्रॉम फार्म टू प्लेट, और जब हम करते हैं फ्रॉम फार्म टू फोर्क, जब हमारे मुंह तक आता है, तो ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन में जो मैंने प्रोड्यूस तो इंडिया में वर्ल्ड नंबर 3 पर होता है, पर हमारे जो फूड है उसको वैल्यू एडिशन होता नहीं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो है उसमें हम कहीं तो हमारी जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, अभी तक वेल एस्टेब्लिश नहीं हुई है। सो हम फूड उत्पादन तो कर लेते हैं पर नुकसान बहुत ज्यादा होता है। सो इसलिए मैं उस विषय पर काम, इसलिए मैंने मेरे रिसर्च के लिए वो टॉपिक लिया है कि कोई, और मेरा बचपन से एक टैगलाइन रही है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सो अभी मैंने ये जो फूड, ये जो टेक्निक जो बनाई है, ये इसलिए खास करके इस पे इसलिए काम किया है कि जैसे ही उत्तराखंड में हमने देखा कि बादल फटने से और जो नेचुरल डिजास्टर है, और मैं भी मुंबई से हूँ, तो जब 2005 में का जब सुनामी का जब ये दौर चला था, तब हमारे एरिया में, मुंबई के वडाला में, लोग 2 दिन तक, 48 आवर्स तक इतने पानी में स्ट्रैंडेड थे, यानी जकड़े हुए थे। तब हमने स्टूडेंट की चेन बनाकर उन्हें ग्लूटेन बिस्किट के पैकेट और पानी तो दिया। तब मैंने सोचा कि किसी को कोई, माने जब लोग इतने देर भूखे, यानी ऑलरेडी लोग परेशान थे पानी से, पर भूख से तो भी मरना नहीं चाहिए, ये हमारा एक सोच थी, उस विचार पे हम काम कर रहे थे। तो मैंने जाना कि अगर मैगी भी बनाए ना, भले वो 2 मिनट लगे, पर उसके लिए भी गैस लगता है। सो क्यों ना ऐसे जी। कुछ फूड बनाया जाए कि फूड पैकेट बना के जो हेलीकॉप्टर से उनको हम बांट सकते हैं, ताकि आदमी उस जगह पर नेचुरल डिजास्टर में जैसे फंसे हुए, जैसे कोरोना में लोग अपने अपने घर में फंसे थे, माने अनाज का उपलब्धि और घर घर तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो इस टेक्निक से जब हम फूड प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें बिना प्रिजर्वेटिव और बिना रेफ्रिजरेशन में रखे, ये भी एक उसमें एक बात है, ये फूड फ्रेश रहता है। 3 साल के बाद भी आप इसे जस्ट रेडी हाउ टू ईट पैकेट से आप हाउ खा सकते हैं। प्लीज टेल अस द साइंस बिहाइंड इट एज वेल। एक बार साइंस भी बताइए So, कि कैसे। तो ऐसा है कि फूड स्पॉइलेज जो बात होती है कि फूड खराब क्यों होता है, तो बैक्टीरिया और वायरस के या ईस्ट या फंजाइज के अटैक से खराब होता है। सो अगर हमने उसे राइट तरह से वैक्यूम पैक किया, वैक्यूम मल्टीलेयर पैकेजिंग में पैक किया, और मैंने जो टेक्निक लगाई है वो इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन। और रेडिएशन हमने मैंने जो फूड ठीक तरह से जो पैक किया है, उस पर हमने रेडिएशन रखे हुए। सो रेडिएशन डालने के बाद वो हमने पाया कि 4 साल 5 साल के बाद भी उसकी फूड की जो 5 वैल्यूज होती है, सेंसरी वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके कलर, उसका टेक्सचर, ये सारे सेंसरीज इवैल्यूएशन करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर, खासकर मैंने इडली और ढोकला पे काम किया, तो वो उसी तरह के, जैसे फर्स्ट डे जैसे हमने पैक की थी उसी तरह हमने उसे पाई, यानी हम खा चुके हैं और अभी तक जिंदा है। इट इज सेफ। तो रेडिएशन एक्सपोज करने से जो जो रेडिएशन वाले जो इश्यूज होते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? हाँ, सो क्या होता है कि रेडिएशन में भी 2 टाइप है। एक तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन हम कहते हैं कि जिससे उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वही बदल जाती है। तो उस तरह के जो रेडिएशन जो है, गामा रेडिएशन, और वो टेक्निक नहीं मैंने यूज की। तो वो तो पहले से लोग कर ही रहे थे कि आज भी हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उस पे रेडिएशन अगर रहा नहीं, तो वो हमारा हमारा प्रोडक्ट है, वो कोई इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते। पर ये जो फूड प्रोडक्ट है, ये फूड के मॉलिक्यूल्स ज़रा डेलिकेट होते हैं, इसलिए मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन बीम से उसे सेफ बनाया है।
जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, इसलिए उसका रेडिएशन को लेकर जो लोगों को भय है कि जी, क्या मैं जी। एक्सरे का फूड खा रहा हूँ, मेरे बॉडी में कुछ शुरू तो नहीं हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी, वो चीज़ हमने इस पे वो एलिमिनेट हो गई। मैं एक और चीज़ जो जो बड़ा सवाल है वो ये भी है कि लोगों को एजुकेट कैसे करना? जैसे किसी के एक बंदे को आपने बोल दिया गलती से, चाहे या वो मराठी हो, चाहे वो साउथ का हो, चाहे गुजराती हो, अरे इसको रेडिएशन से एक्सपोज़ किया है। या दे वुड बी लाइक नो, नो आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट। मतलब उनको एजुकेट कैसे करें ताकि वो इस डिफरेंस को समझें कि दिस इज़ नॉट गामा, इट्स इलेक्ट्रॉन रेडिएशन। सो उसी के लिए बीआरसी के साइंटिस्ट ने भी काफ़ी इसे उन्होंने अपनी कैंटीन में वैसे इडली और उस तरह का ब्रेकफ़ास्ट रखने की कोशिश की थी और उसे भी काफ़ी हद तक रिजेक्शन ही मिला था। आई शुड टेल यू दैट। अच्छा, पर ऐसा है अच्छा। कि लोगों को एजुकेट करने के लिए हमें खुद खाकर उन्हें दिखाना चाहिए कि इतने साल के बाद भी और क्या होता है जो इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो अमेरिका से आते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो वो खाने के लिए सेफ है। सो वो उस तरह से ही बताया जा सकता है। और जो इंटरनेशनल माने ऑलमोस्ट लाइक 75% कंट्रीज़ ने ये कंपल्सरी किया हुआ है कि अगर वो इरेडिएटेड नहीं है तो हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। सो इस तरह से हम कंज्यूमर तक पहुँच कर उन्हें बता सकते हैं कि ये कितना सेफ है और ये सिर्फ़ कुक फूड पर नहीं यूज़ कर सकते, तो हम इसे फूड ग्रेन्स पे कर सकते हैं। जैसे हम प्याज़ का जो जो अनियन है इतना बड़ा इश्यू होता है हर साल अनियन का, क्योंकि जी, उसमें जो जी। स्प्राउटिंग होता है, तो स्प्राउटिंग हम डिले कर सकते हैं, पोटैटोज़ का स्प्राउटिंग डिले कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर है जो फ्लावर्स हम जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी कुछ क्वारंटाइन बिहेवियर उसे कहते हैं कि पेस्ट तो हम आप झटक लोगे पर उनके जो लार्वे चले जाते हैं या उनके एग्स चले जाते हैं, वो तक इस टेक्निक से प्रॉपरली हीट होते हैं और माने हीट मीन्स मर जाते हैं और इस तरह से वो सेफ माने क्योंकि अलाउड नहीं है अगर आपने यहाँ से फूल भी भेजे और फूल के साथ आपके साथ कोई कीड़ा या कोई पेस्ट चला गया तो वो इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो तो ये जैसे इसलिए नॉर्मल एक किसान है, साधारण सा किसान है, हाउ कैन ही बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज़ टेक्नोलॉजीज़? उसके प जैसे आपने प्याज़ की बात करी, तो मेरा भी फार्म हाउस है गाँव में। या तो आई वाज़ लाइक ओके, ऑलराइट, हमारे यहाँ भी प्याज़ बहुत वेस्ट होता है। या सो हाउ कैन अ नॉर्मल किसान लाइक मी और एनीबॉडी एल्स जिसके 20-25 बीघे की प्लॉट है, वो कैसे करे इनको? मतलब कोई मशीन है, कुछ ऐसा है? ये ऐसा एक कन्वेयर बेल्ट होता है जिसके ऊपर से ये प्याज़ या हम ऐसे पास कर सकते हैं। ये जस्ट एक फ्लो होता है उस पर से या फिर जैसे प्याज़ और इसे तो गामा से भी करते हैं, पर आप देखोगे कि आपने आज प्याज़ जिस तरह से सेव किया, आप 3 महीने के बाद भी अगर उसपे स्प्राउटिंग नहीं हो रहा, यही अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है जी, कि आपका जी, जी। 3 महीने आप अदरवाइज़ आप रखते हो रूम टेम्परेचर पे तो 7-8 दिन में उसमें स्प्राउटिंग हो जाएगा। सो अगर एक और आपका प्याज़ प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड, आई एम या सॉरी। अगर आपका प्याज़ है या आपका जो फार्म प्रोड्यूस है, उसमें आपने देखा कि उसमें कीड़े नहीं लग रहे 3 महीने से ऊपर, 6 महीने के ऊपर, तो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हो गया ना। वही हमारा या मैंने पर्पज़ ऑफ रिसर्च ही वही है कि हमारा जो इंडिया का जो नेचुरल जो गॉड गिफ्ट है कि हम इतनी बड़ी एक समृद्ध कंट्री है इंडिया, जिसमें हम इतना प्रोड्यूस करते हैं और हम अपना ही अनाज को और हम अपनी उपज को हम बचा रहे हैं। यही साइंटिस्ट का मकसद होता है कि हम ऐसा ही कुछ करें बिल्कुल। कि जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़े, तो वैल्यू एडिशन करने के लिए बेस्ट टेक्निक है। यू टेक अ बाउ फ्रॉम मी बिकॉज़ आई मीन मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे बट दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आई एम रियली, रियली हैप्पी दैट आई एम टॉकिंग टू यू। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, हमारे देश का अगर आप देखेंगे, जो हमारे देश का जो चिंतन है, जो दर्शन शास्त्र है, या जिस तरह से हमारे लोग सोचते हैं, मम्मियाँ जिस तरह सोचती हैं, वो हुँ, ऑलरेडी उनका थॉट प्रोसेस है, सिरका बना दो, अचार बना दो, या या फिर सत्तू बना लो, ठीक है? हाँ, हुँ, कोई भी ऐसे मिर्च को याद है वो भून के रख देते हैं, 3-3 महीने तक चलता रहता है। तो अचार हमारे यहाँ पे और उसको टेक्नोलॉजी में आप चेंज कर रहे हो, सो दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग टेक अ बाउ फ्रॉम मी बिकॉज़ हमारे यहाँ पे लोगों की आदत है ये। इट्स लाइक आई वाज़ टॉकिंग टू माय मदर एंड आई सेड कि शी सेड, मैंने कहा रोटियाँ रात की क्या खरी मैं खा गई। मैंने कहा आपका पेट कूड़ेदान थोड़े है कि जो कूड़े में डालना है उसको आप खा गए। तो आई वाज़ ट्राइंग टू टेल हर बट दे आर सो कन्विंस्ड कि फूड वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। कुछ भी फूड हो जाए फूड वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं अभी यानी आदरणीय सद्गुरु जी इतना जब
आप जानते हैं कि वो सॉइल की क्वालिटी के लिए बात कर रहे हैं, जी, जी। प्रिजर्व सॉइल, सेफ सॉइल बता रहे हैं। ये जी, कंक्रीट जी। जंगल्स जो हम बना रहे हैं और वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, यू नो, इन द बार्गेन वी आर सेलिंग ऑफ आवर एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि हमारी सबसे बड़ी देन है, भगवान की सबसे बड़ी देन है कि भारत में इतनी बड़ी उपजाऊ जमीन है। उसी की अभी हमने सारा उसका जंगल बना दिया, कंक्रीट जंगल बना दिया। तो अभी जो फ्यूचर साइंटिस्ट है, हमें मैंने हमारी जनरेशन और हमारे आने वाले जितने साइंटिस्ट जनरेशन है, हमको इसी पे ही काम करना है और करना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत ही हो जाएगी कि हम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बने, क्योंकि हमें जो हमारा जो प्रोड्यूस है उसी को बचाना है, और उसके क्योंकि बाकी कोई कंट्री में इतना प्रोड्यूस ही नहीं होता है, मीन्स होता है एक दो कंट्रीज में, पर हमारा जो नेचुरल, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो मोरिंगा जो लीव्स है, जो हम क्या कहते हैं, वो बड़ी वाली फली होती है जो, सो हुँ, हुँ। उसके इतने, उसे वंडर ड्रग बोला हुआ है, वंडर फ्रूट बोला गया है, उसकी भी जो क्वालिटी है वो पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की बेस्ट है। अभी हम लोग जैसे गेहूं के बारे में आजकल बहुत बोला जा रहा है कि व्हीट इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, तो वो तो हमारे देश में कभी वो हमारा ओरिजिनल अनाज ही नहीं है। और जी, अभी जी। दिस ईयर 19 मींस 2023 इज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये जो मिलेट्स भी जो है, जो 18 टाइप के मिलेट्स है, उसमें ऑलमोस्ट 16 से 17 मिलेट्स इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं, और वही हम खाते थे, वही हमारा ओरिजिनलिटी थी, और वही हमारे हमारे जो ऋषि मुनि के बारे में हम सुनते हैं कि वो 200 साल जीते थे, तो वो वही खाकर जीते थे, तो वही हेल्दी अनाज है। अभी 2023 को ने इंटरनेशनली डब्ल्यूएचओ को डिक्लेयर करना पड़ा कि मिलेट खाओ। सो आप जान सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल प्रोड्यूस है, और जो जिस तरह की हमारा कल्चरल है, हमारे हर रिलीजन में कस्टम ऐसा है कि अनाज का वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे खून में ही है। सो उसी को हम जो आप कह रहे हैं कि साइंटोलॉजी के प्रिंसिपल लगा के उसको हम एक प्रस्तावित करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये सिद्धांत से इस तरह से कीजिए और खाना बचाइए। अब जैसे मेरा बनाया हुआ जो टेक्निक है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके नासा के साइंटिस्ट भी इसे स्पेस शिप में स्पेस जो ऑब्वियसली। हाँ, वहाँ ले जाए, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने 3 साल के बाद तो नीचे तो नहीं आएँगे, और उन्हें अगर हम इंडियन फूड खिला रहे हैं, इडली डोसा, तो इससे बड़ी बात और क्या है? क्या बात है! बहुत इसलिए समझ बढ़िया। कि अच्छा, हमारे एक और ओरिजिनल। हाँ, एक और सवाल है मैम कि जैसे मेरे पिताजी हैं, वो बाजरे की रोटी बहुत मन से खाते हैं, ठीक है? हाँ, बाजरे की रोटी उनकी फ़ेवरेट है। या या फिर वो कुछ अनाज भी कुछ ऐसे ही खाते हैं वो, जैसे कि उनको उनका मन करता है क्वादू की रोटी बना दो, बाजरे की रोटी बना दो। बट हम लोग जब बड़े हो रहे थे, तो हमें लगता था कि ही इज़ वेरी कंज़र्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, या देखो इनको यही पसंद है। हाँ, ये सही बात। मॉडर्न शब्द जो है, मॉडर्नाइज़ करने का जो पागलपन है हर चीज़ को, मॉडर्नाइज़ मतलब ब्रेड, मॉडर्नाइज़ मतलब वो जो अमूल वाला मक्खन, मॉडर्नाइज़ मतलब जैम। तो मॉडर्न होने का ये मतलब होता है कि अपने कल्चर को बिल्कुल छोड़ दो और ये वो खाने लग जाओ जो विदेशी खा रहे हैं? नहीं, फिर हमारे प्रिंसिपल घूमकर हमें वो विदेशियों से सुनना पड़ता है। जैसे हमारा नीम का आप जानते हैं कि बीच में कई साल पहले नीम पर बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, और हमारे ऑनरेबल जो मशारकर सर है, जो कि सीएसआर के चेयरमैन रह चुके हैं, तो उन्होंने कितना प्रिवेंट किया कि जब अमेरिकन पर्सन ने इस पे पेटेंट लिया कि भाई नीम ये हमारे देश का तो सबसे बड़ा आयुर्वेदिक माने खजीना है, और आप इस पर पेटेंट ले रहे हो। उसी तरह से जो हमारी हल्दी है, हल्दी में इतने औषधि गुण है। सो हमारे पूर्वजों को आयुर्वेद और वेदों के ज्ञान से ये ज़रूर मालूम था कि क्या हमारे लिए हेल्दी है। जैसे हम जवस है, जवस को तो अभी फिर से उन्होंने वंडर फूड डिक्लेयर किया है। वो उसी के प्रॉपर्टीज़ घूम-घूम कर वो बताते हैं हमें कि ये खाना चाहिए, जो हमारे पूर्वज खा ही रहे थे, उनके बोन्स अच्छे थे, ज़्यादा काम करते थे, उनकी काम करने की कैपेसिटी मेटाबॉलिज्म अच्छा था। कहाँ डायबिटीज और ये सब जो हार्ट अटैक्स के जो जी, जी, रेट जी, बढ़ जी। गया, ये हमारे देश में कभी भी नहीं था। वी वर नॉट ओबेस पीपल, वी वर नॉट सिक पीपल, वी वर फाइटर्स एंड वी वर वॉरियर्स। सो ये सब हमें कहाँ से, ऊर्जा तो हमारे अपने खाने से मिल रही थी। और हमारा जो थाली होती है, आप जैसे आप मराठी जैसे हमारे हाँ, हाँ। मराठी कल्चर की थाली है कि वरण भात भाजी पोळी। हाँ, हाँ। सो आप देखेंगे तो उसमें राइट मात्रा में प्रोटीन है, राइट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। आप अगर उसका साइंस जानोगे तो सिर्फ प्रोटीन्स खाकर वो डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ जी, मात्रा जी। में।
सो हमारी जो थाली है इतनी अच्छी बैलेंस डाइट जो हमारे घर में बनाया है, जितने भी आप जैसे रुचिता दिवेकर जो बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट है और शी इज अ ट्रेनर, सो शी विल टेल यू दैट अपने जो पूर्वजों ने आपकी जो आजी खाती थी, नानियाँ खाती थी, शी टेल्स कि वही खाओ, पोहे खाओ आप, ये ब्रेड मत खाओ, आपके जो घर में जो सदियों से चल रहा है, क्योंकि हमारे जीन्स को भी उसी तरह से ट्रेनिंग मिला हुआ है, तो उसी से हम हेल्दी रहने वाले। उसमें राइट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, तो हमारा एक बैलेंस डाइट हमारा है ही। सो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ओरिजिनलिटी खोकर फिर हम 5 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद फिर इनसे इनके जर्नल में साइंटिफिक सुनेंगे कि ये बेस्ट है। अभी जो मिलेट्स हम सदियों से खा रहे थे, अभी इन्हें डिक्लेयर करना पड़ा 2023 में डब्ल्यूएचओ को कि भाई मिलेट्स खाओ। यही खा रहे थे हम, नाचनी, बाजरी, जवार। या बट मैं एक और भी बात बोलूंगा, जो जो चूंकि मैं चौल में रह चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको चौल की साइकोलॉजी बताता हूँ। या चौल में क्या होता है कि मिलेट्स खाना मतलब गरीब है या और ब्रेड खाना मतलब अमीर है, इसलिए ब्रेड खा रहा है। तो मैं, और उसके पीछे रीजन है टीवी में दिखने वाला वो एडवर्टाइजमेंट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो हमेशा दिखाता है कि ब्रेड खाना इज द बेस्ट। या तो हाउ कैन वी, अब यही मिलेट्स को ये ऐड करने लग जाएंगे कुछ दिनों में, जिसमें उनको पैसे बनाएंगे, मिलेट्स भी ऐड करेंगे, तो फिर अब मिलेट्स भी पसंद करने लग जाएंगे। वही अभी जितने बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो उन्होंने अपना ओरिजिनल बिस्किट्स बनाना छोड़ के अभी मल्टीग्रेन बिस्किट्स बना ही रहे हैं। क्योंकि वो डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये जवस के बने बिस्किट्स हैं या नाचनी के बने हैं या ये है, तो वो वही घुमा-घुमा कर हमें बता ही रहे हैं, ऑलरेडी आ ही चुका है। बट आप लोगों ने, मीडिया वालों ने इसे प्रमोट करना चाहिए कि अपना ही खाइए, ऋषि-मुनि देखा के च्यवनप्राश खाने बताइए, फॉर द बेस्ट हेल्थ। That is, I नहीं think नहीं, you मुझे can add more towards that. एब्सोल्युटली, वी विल एब्सोल्युटली एजुकेट पीपल, बट मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि बिकॉज मैं जीता जागता उदाहरण हूँ उस सोच का, जो Yeah. जो सोच से बाहर आया हूँ मैं। आई एम माई सेल्फ दैट गाय जो ऐसी हरकतें कर चुका है पास्ट में, और एट दिस एज आई हैव रियलाइज कि नहीं नहीं, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। So वही मुझे बोलना नहीं चाहिए नाम, बट अमेरिका के गरीब लोग वो बर्गर खाते हैं और हम उसे खाना, हमारे जो बहुत एलिट क्लास है वो उसे खाना पसंद करते हैं। सो देखिए, हम जब किसी कंट्री को कॉपी करते हैं, जब किसी इंटरनेशनल ब्रांड को कॉपी करते हैं, मल्टीनेशनल्स को कॉपी करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उनके देश में क्या हो रहा है। उनके देश में व्हीट पक नहीं रहा, उनके देश में मिलेट्स मिल नहीं रहा, इसलिए वो उनकी जो मजबूरी है, वो हम उसे फैशन या फैंसी करके खा रहे हैं। सो गलत धारणाओं से हम जीते, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का ज़्यादा एडवर्टाइज़ करना चाहिए कि इसमें क्या है? माने आपके प्लैटर से आपके पेट में जो जा रहे हैं, वो एक्चुअली क्या जा रहा है? सो उसका राइट मात्रा, उसका उसके बारे में ज़्यादा एज़ यू सेड लोगों को एडुकेट करने की ज़रूरत है। मैम, दो ब्रांड के नाम बताता हूँ आपको, जो पूरी दुनिया ओबीज हो रही है, पूरी दुनिया ओबीज हो रही है इस टाइम पे, नॉट जस्ट इंडिया और एनीबॉडी एल्स। दो ब्रांड्स हैं, एक हुँ, है पेप्सी, एक है कोका कोला, एंड आई डोंट माइंड टेकिंग द नेम्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इन्होंने क्या किया है, ये शुगर जो हमारा शुगर केन होता है, दे डोंट यूज दैट शुगर। ये या मक्के वाला शुगर यूज करते हैं, जो अमेरिका में बहुत सब्सिडी में उगाते हैं वो लोग। ये लोग वही शुगर, इवन इंडिया में भी अगर पेप्सी का कोई कोई वो लगा हुआ है प्लांट, हुँ, तो जो शुगर उसके लिए यूएस से ही आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है कि शुगर वहीं से आएगा। तो मक्के वाला शुगर जो है वो ओबेसिटी को मल्टीप्लाइज इट बाय, जहां तक मेरा मानना है, बाय टू टाइम्स एट लीस्ट। या तो आपको लगता है कि ये जिम्मेदार है ओबेसिटी के लिए, पूरे विश्व में लोगों को मोटा करने के लिए? देखिए, जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, जो हमें जिस तरह से हम बचपन में थे, जैसे स्कूल में थे, हमें जैसा ट्रेनिंग मिला है, सो हमें सिखाया गया है कि खाने के साथ कुछ पीना नहीं है, या खाना होने के आधा घंटे के बाद यस। हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है, आपका पेट जो है, ये एक माने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसको आप एक वो समझिए कि वो सिगड़ी है, वो एक सिगड़ी हाँ आप हाँ समझते हैं, वहाँ हाँ एक हाँ, फायर जल रही है। जी अगर जी आपने जी। और इनका कल्चर में क्या बताते हैं, एक निवाला आपने बर्गर का खाया तो एक घोट आपने कोल्ड ड्रिंक का पिया। अभी कोल्ड नहीं ड्रिंक नहीं, पीकर वो तो क्या है आप कि बर्गर का टुकड़ा अंदर नहीं जाता ना बिना कोल्ड ड्रिंक से धक्का दिए। इसीलिए
उनकी खाने की पद्धति गलत है, क्योंकि आप जो पेट की जो ऊर्जा है, जिससे जो एसिड है, जो इट इज़ बर्निंग, इट इज़ ईटिंग, वो एक ईंधन है ना, ईंधन मीन्स वो आपकी एक फर्नेस है, जहाँ पर अभी खाना डाइजेस्ट होने वाला है, उसी को आपने पानी डाल के बुझा दिया। अगर आपने पानी डाल के बुझा दिया तो आपका खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने उसे डाइल्यूट ही कर दिया है। सो खाने के साथ पानी पीना या कोई भी द्रव्य लेना ही गलत बात है। फिर उसमें शुगर एडेड और वो भी एरेटेड ड्रिंक, वो तो पॉइज़न ही है, इट इज़ 100% पॉइज़न। तो हम माने अगर हम खाना खा रहे हैं और हमें देखिए बेसिक नेसेसिटी आदमी के जीने के लिए हमें खाना, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी में आप अपने पेट के अंदर क्या डाल रहे हैं, अगर आप किसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो आप गलत चीज़ें करोगे तो गलत चीज़ें उसका रिज़ल्ट न्यूटन्स लॉ कहता है, जो करोगे में एवरी एक्शन करेक्ट। हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने गलत चीज़ें किया तो एक्शन ही गलत है, तो यू विल सी अ रॉन्ग रिएक्शन इमीडिएटली। आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओबेसिटी होगी, हर गलत चीज़ होगी आपके साथ। क्योंकि आपने आपकी अपनी सिगड़ी बुझा दी है, जो चीज़ डाइजेस्ट करने वाली है। सो खाने के साथ तो पानी भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपकी जो मैं वो है, आपकी जो फ्लूइड्स है, माय डैड यूज्ड टू टीच मी हाफ एन आवर तक नो वाटर। नो आफ्टर वन। ईटिंग हाफ एन आवर तक नो वाटर। तो ये हमारे कस्टम का भाग है। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने हमें राइट टाइप का खाना खाते समय माने पालथी मारकर बैठना है, ज़मीन पर बैठकर सिखाकर, हमें बहुत अच्छी-अच्छी हमारे कल्चर में ही है जो बातें, राइट ईटिंग जिसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं गुड प्रैक्टिसेस। सो गुड ईटिंग प्रैक्टिसेस हमें भगवान का स्मरण करके, क्योंकि अगर आप एक शांत चित्त से जब खाना खाते हो, तो उसके आपको 100% बेनिफिट मिलते हैं। 100% यानी आपको हर चीज़ आपने एक-एक जो न्यूट्रिएंट खाया वो आपके बॉडी को लगेगा, उसका आप उसका अच्छा परिणाम देखोगे। तो गुड ईटिंग हैबिट्स हमें सिखाए गए हैं, पर अभी हम उसे नहीं मानना है, ये मॉडर्नाइज़ेशन समझते हैं। तो अभी इसे तो भगवान ही मालिक है, फिर क्या करें। एक और रिसर्च आपकी मैं पढ़ रहा था, इट वाज द इफेक्ट ऑफ वाई रेडिएशन ऑन स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलीविनिल अल्कोहल फिल्म्स। तो ये अल्कोहल फिल्म्स के ऊपर जो आपने रिसर्च करी, उसका जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं टू टू कंटेन द पॉल्यूटेंट्स। वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो इसका है कि मैंने प्लास्टिक में से करंट पास किया है। सो ये एक नया सब्जेक्ट है, जिसे 2000 में इसे नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अभी जो आप फ़ोल्डेबल जो देख रहे हैं मोबाइल्स, जी या मैम जी। फ़ोल्डेबल सोलर सेल जो देख रहे हो, या फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे टीवी आएँगे जिसे आप रोल अप करके कबर्ड में रख सकोगे, फ्लेक्सिबल टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन को। television. अरे, We roll. You can just roll it up and you can put it in a cupboard like a calendar. डोंट So टेल दिस टू बाबाज, अदरवाइज दे विल फूल मोर पीपल कि सी आई हैव गॉड विद मी। so ये वो मेरा PhD का रिसर्च पेपर है. It is all about that. It is about flexible electronics. पर एटमॉस्फेयर के जो पोल्यूटेंट्स है, वो एक डिफरेंट साइंस है, मीन्स उसकी लेवल, उसके कुछ एरोसोल्स होते हैं, उससे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो एक अलग इस पे बात है। उस टाइप की फ़िल्म से मैंने मोबाइल के कवर्स बनाए, जिससे हैज़ार्डस रेडिएशन, बिकॉज़ हम पहले कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, आजकल मैंने इसमें एक और जोड़ दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। हर एक इंसान के हाथ में आप मोबाइल देखोगे, और इसके इतने दुष्परिणाम हैं, क्योंकि इससे बच्चे अपने पास लेकर सोते हैं, इससे रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर होता है। और तो इसमें तो मैंने उससे ऐसे प्लास्टिक के कवर्स बनाए, जो जिससे कि हैज़ार्डस जो पॉइज़नस रेडिएशन है वो ब्लॉक हो जाएँगे, और सिर्फ़ आपको सिग्नल आपके फ़ोन तक जाएगा। सो उसका वो बेसिस है, वो रिसर्च पेपर जो आप मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, माफ़ कीजिएगा, आई मिसअंडरस्टूड, आई मिसअंडरस्टूड। नो, कुड यू प्लीज़ टेल मी इन डिटेल अबाउट दिस फोल्डिंग टेलीविजन एंड हाउ टू कंट्रोल दीज़ हैज़ार्डस रेडिएशन, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज़। ये फोल्डिंग हाँ, टीवी वाला थोड़ा बताइए, बहुत लोगों को इंटरेस्ट आएगा इसको सुनने में। सो क्या होता है कि हम जानते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पहले सिर्फ सेमीकंडक्टर पे होता था, जैसे हम आईसी देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो इसके कुछ वेफर्स होते हैं, सो ये वेफर्स बड़े स्टिफ होते हैं, जो सिलिकॉन जी, होता जी। है कि जी, जी। जैसे हमारी प्लास्टिक की सीडी आती थी, उस तरह से ये वेफर्स होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सो अभी क्या हुआ है, ईयर 2000 में कंडक्टिंग पॉलीमर नाम का मैंने एक नया विषय जो निकला है,
तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक में से भी अगर करंट जा रहा है तो कॉपर वायर या सेमीकंडक्टर की जगह हम जो प्लास्टिक जो हम रबर जैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये समझ लीजिए मेरे मोबाइल का कवर है, सो ये फोल्डेबल जो हाँ, है, अगर इसी में से जी, जी। करंट और यही पूरा मोबाइल हो, तो हाँ, हाँ। इसमें से करंट पहले हमें मालूम था कि प्लास्टिक में से करंट नहीं जाता, पर अभी अभी ऐसी टेक्निक निकल चुकी है कि प्लास्टिक में से करंट जा रहे तो इसी पे हम कीबोर्ड बना सकते हैं। This will be your screen, this will be your complete electronics will be contained in this, which will become like foldable. So ये this is called as organic polymer, means conducting polymers. Plastic which can allow current to pass through them. So now this is a 30-year-old research topic. So research में 30-year-old यानी एक बूढ़ा subject हो गया है. And it जी। is a cast, And well how many how established. many how many more years it might take to hit the market? लगता है आपको क्या लगता है कब ऐसा होगा जो ये बड़े-बड़े ब्रांड्स घुस जाएँगे इसमें? It is at the doorstep already knocking. I would say that within 5 years, maximum by 15 years, you will have foldable TVs at your place. ओके, ओके। Foldable phones आ ही चुके हैं. It is just knocking. Technology is already developed. एक और बात पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको विशेष रूप से जो और मैं ये नाम लेके बोलूँगा कि हिंदूज़ जो हैं, वो क्या है Yeah. वो अपने धर्म से थोड़ा दूर होने में लगे हुए हैं। वो थोड़ा-सा दूरी बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। आप इस पे थोड़ा बताइए कि चूँकि यू आर अ साइंटिस्ट, जो ये बार-बार क्लेम किया जाता है कि गोमूत्र इतना फ़ायदेमंद है या नहीं है, इस पे आपके क्या विचार हैं? अगर आप कुछ बताना चाहें तो? देखिए कि गोमूत्र वगैरह जो है उसमें उसका हम लोग केमिकल एनालिसिस अगर करते हैं सो इट इज बेसिकली एक्सक्रीटर है जस्ट बिकॉज वो गाय में से आ रहे इट इज एनिमल्स वन एनिमल्स एक्सक्रीटर सो जी, जी। एनिमल एक्सक्रीटर जैसे मैं तो ये भी बताऊंगी कि गोमूत्र तो दूध की बात है इवन गाय का दूध भी जो है वो जो दूध हुँ, हुँ। इतना डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए क्योंकि वो तो गाय के बच्चे के लिए बना है वो ह्यूमन बच्चे के जी, लिए जी। बना ही नहीं है और हम हुँ, जिस हुँ, हुँ। मात्रा में कंज़्यूम करते हैं और जितना गाय का दूध का आप देखिए प्रोड्यूस कितना कम होता है और हमारा डिमांड और सप्लाई देखेंगे तो डिमांड कितना ज़्यादा है और सप्लाई कितना कम है। इसीलिए डिमांड ज़्यादा होने की वजह से फिर हम लोग अभी सिंथेटिक दूध बनाने लगे और आपको मालूम है उसमें क्या-क्या यूरिया से लेके हर चीज़ जाके डिटर्जेंट से भी लोग दूध बनाकर वो भी क्वालिटी कंट्रोल से पास हो जाता है। सो अगर सप्लाई ही नहीं हो जब माने जब हम हमारे कंज्यूमर को एडुकेट करेंगे कि ये दूध इज नॉट मेड फॉर यू इट इज मेड फॉर द गाय के बच्चे के लिए बना है तुम ह्यूमन के बच्चे हो भाई तुम्हें और जितना अब लोग कहते हैं कि इसमें से कैल्शियम मिलता है जितना कैल्शियम एक गिलास दूध से मिलता है उतना कड़ी पत्ता के 4 पत्ती खाने से उतना ही मिलता है सो अगर आपको कैल्शियम ही खाना है तो मैं बोलती हूँ कड़ी पत्ता खाओ कॉलीफ्लावर जो है गोभी के अगर आपने ग्रीन पत्ते खाए तो उससे आपको 10 ग्लास दूध का कैल्शियम मिल जाएगा। सो आप और गाय को कितना टॉर्चर करते हो आप, अरे इतना बाप दूध रे! निकालने के लिए, उसके बच्चे को सिर्फ दिखाते हो ताकि उसे वो फ्लो शुरू हो जाए और फिर वो बच्चे को भी नहीं देते और फिर आप उसको आर्टिफिशियल तरह से हम गाय का दूध निकाल रहे हैं। तो गाय का दूध ही इतना डेंजरस है जो हमारे लिए बना ही नहीं है। फिर गोमूत्र की जो बात है, गोमूत्र को आपने अगर प्रोसेस किया उसमें से आप अगर केमिकल एनालिसिस करोगे तो उसमें से क्या क्या ही निकाल लोगे आप? क्या माने अल्कोलॉइड्स है कि उसमें ऐसे कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जो आप सिंथेटिकली नहीं बना सकते? सो यानी ये जो है मैं एज़ अ साइंटिस्ट विथ लॉजिक एंड रीज़निंग में ये मानती ही नहीं कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अगर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उसका एक्सट्रैक्ट करके देखिए, हम गाय के चर्बी से लिपस्टिक भी बनता है, पर हम क्या डायरेक्ट गाय की चर्बी उठा के नहीं लगाते, उससे प्रोसेस होता है। यू नो दैट्स ट्रू। तो कहीं से मैं देख रही थी व्हाट्सएप पे कुछ ये चल रहा है कि भाई जो लिपस्टिक आप लगा रहे हो उसमें से गोमाता का फैट जा रहा है। अरे बट कोई डायरेक्ट चर्बी थोड़ी लगा रहा है, वो चर्बी का प्रोसेसिंग होता है। अभी जब दूध का प्रोसेसिंग अगर कर्ड में हो गया तो फिर वो दूध नहीं रहा, फिर वो दही बन गया। तो जब जब तुम उसका किसी चीज़ का प्रोसेसिंग करते हो, तो उसकी ओरिजिनैलिटी नहीं रह जाती। अगर गोमूत्र को भी आपने प्रोसेस किया, उसमें से कुछ मेडिसिनल कुछ सत्व निकाल भी दिए, फिर वो गोमूत्र कहाँ रहा? सो मुझे नहीं लगता कि गोमूत्र वहाँ पे गाय ने गोमूत्र दिया और आप ग्लास में लेके पी रहे हो, ये एडवाइजेबल है। नहीं तो फिर डॉक्टर्स की इतनी और मेडिसिन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती ना, सारी दुनिया वही कर रही होती, इफ इट वाज़ रियली विथ दैट बेसिस।
तो डू यू थिंक जैसे लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जो बॉस इंडिकस है, जो जो जिसको ब्राह्मण गाय भी बोलते हैं कि हाँ, बॉस इंडिकस है ना, जिसको इंडियन जो गाय है उसे बॉस इंडिकस कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेरिका में जो ऑस्ट्रेलिया में जो जर्सी गाय होती है, दैट्स नॉट आवर माता, आवर माता इज वेरी स्पेसिफिक cow. If you ask me personally, I personally think that cow is an animal, a yes, beautiful, nice looking animal. You should not absolutely. eat it, but it's an animal. I mean, that's it. जिसको अपनी माँ माननी है भाई मानो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें as such. बट मेरा ये कहना है कि cow is an animal at the end of the day. Yeah. बट 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 मेरा ये भी कहना है कि अगर कोई कहता है कि जो लिपस्टिक लगा और उसमें काउ फैट, अरे भाई क्या पता वो ऑस्ट्रेलियन गाय का हो, आर यू श्योर कि वो इंडियन गाय का है? और फैट तो क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम लेबोरेटरी में सिंथेटिक वे से नहीं बना सकते, यू नो। तो सो एक कोई एक जो गाय को साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी है मैम जनता की, कि उनको पसंद, अरे केमिकल आ गया इसमें, उससे कैसे बाहर निकाले? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ऑल केमिकल, इवन काउ व्हाट इज शी या इज डूइंग इज अ केमिकल। बस इतना है कि उसका ओरिजिन थ्रू बायो ऑर्गेनिक वे से है, बट एक्चुअली वो उसका जो माने आप वो लेबोरेटरी में बना ही सकते हो। और मुझे बोलना है कि वो कहते हैं कि जैसे जर्सी गाय और इंडिया की A2 गाय, अभी A2 गाय का जो दूध है उसके जो प्रोडक्ट है, वो एक नई इंडस्ट्री शुरू हो गई है। जो गाय पर जो हम होता है ना, हम पैसा होता है, वो हाँ A2 हाँ गाय है। हाँ। उसे एकदम दैवी गाय और बहुत कुछ उसे रिलीजियस वैल्यू भी ऐड करके हो सकता है कि उनके मिल्क में, देखिए मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया का हर चीज जो है वो स्पेशल है। ये तो मैंने खुदा की इनायत है, भगवान की देन है कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ जो जो फली वो जो लंबी फैली होती है ना, क्या कहते हैं उसे, मेरी शेंग मोरिना, शेंग। मोरिंगा लीव्स, हाँ शीन जो होती है। सो जैसे हाँ वो हाँ। इंडिया की बेस्ट है पूरी दुनिया में, उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू जो है, अगर आप देखोगे स्टडी करके तो इंडिया का बेस्ट है। जो जवस है वो भी इंडिया का प्रोडक्ट जो बेस्ट है। तो उसी तरह जो गाय भी है, हो सकता है कि उसमें उसके दूध में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो, बट वो न्यूट्रिशन आप सिंथेटिकली भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं तो मानती नहीं कि दूध ये हमारे लिए बना है, मेरा तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि भैया गाय का तो दूध है इसके ये मैं बना है। प्रोटीन शेक में पी रहा हूँ, प्रोटीन शेक है, वे प्रोटीन है। दिस इज या सिंथेटिक, आई एम श्योर दिस इज सिंथेटिक, राइट? आप सोचिए ना, उसके गाय के दूध में से वो निकाल कर उसमें इतना प्रोटीन पाउडर बन ही नहीं सकता। उसके लिए कम से कम 500 गाय ने उतना दूध दिया तब जाके इतना निकलेगा नेचुरली। बट उसका पैशन, यू नो, क्योंकि हमारे किसी स्टार ने, किसी बॉलीवुड स्टार ने बताया कि भाई ये वे प्रोटीन है, मैं ले रहा हूँ, फिर हम वी गेट इनटू दैट रैट रेस, यू नो, अपने आप हम उस जिस दौड़ में निकल जिस पड़ते हैं। स्टार की आप बात कर रहे हो ना मैम, वो स्टार ने एक बार बोला वे प्रोटीन घटिया होता है, फिर बोला वे प्रोटीन अच्छा होता है, फिर स्टार की तो बात मत करो आप। स्टार की बात मत हाँ, करो। सब स्टार पैसे के कोई हिसाब से चेंज करता रहता है बार बार। तो हाँ। एक्चुअली में क्या है, सही वे प्रोटीन तो खाना है ही, पर वो सही में उतने दूध में से निकल रहा है क्या, और पॉसिबल भी है क्या? मैं तो सोचती हूँ कि इतना कम मात्रा में जब गाय के बच्चे, जब भी वो यानी अपना बच्चा पैदा करेगी, उसकी कुछ ही महीने तक वो दूध देगी, क्या साल भर तो देगी, और जब देगी है तो फिर वो एक्चुअली वेदर इट इज एडवाइजेबल। और इसीलिए फिर हम जर्सी गाय लेकर है। जब से जर्सी गाय जब बाहर से इंपोर्ट हुई है, तब से चाइल्ड में जो टाइप 2 डायबिटीज है जो बच्चों में होता है, वो बढ़ गया। और जब उन्हें पता चला नॉर्वे में, जब उन्हें पता चला कि जब उन्होंने खोज की कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज क्यों हो रहा, तब उन्होंने अपने सारे गायों को इधर भेज दिया और यहाँ की गाय वहां ले गए। मैंने सोचिए कि यहाँ से मैंने बहुत सारे गाय वहां ले गए, वहां वो उसका यू नो ये कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन, वो गाय गाय का ये कर रहे हैं, और उन्होंने अपने गायें छोड़ दी और उसका रिजल्ट देखा उन्होंने, छोटे बच्चों में जो डायबिटीज होने का जो प्रमाण बढ़ गया है, तो जर्सी गाय के दूध से हुआ था। पर तो मुझे एक ये चीज भी सभी लगता है, हमारी नए, प्रॉब्लम पॉवर्टी ज्यादा है, हमारी प्रॉब्लम गरीबी ज्यादा है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पॉवर्टी। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि अपनी गाय केवल 2 लीटर दूध दे रही है, जर्सी गाय 12 लीटर दे रही है, जर्सी गाय ले आते हैं। सो हमारे पास पावर्टी है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, पर पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास सस्ता अनाज है ना, जो काफी है। जवार हो गया, बाकी जो मिलेट्स है, तो सस्ता अनाज है। अगर वही हमने खाया तो हम उतना गरीबी का वी कैन टेक केयर ऑफ।
अभी मैं पढ़ रही थी अभी हाल ही में कि व्हीट 1950 में जब इंडिया में फेमाइन नहीं था, मैंने जब भूखमरी आई थी और ऐसे 2-3 कंट्रीज में आई थी, तब एक साइंटिस्ट ने नीदरलैंड के कि नॉर्वे का है, मैं नहीं जानती, बट उन्होंने तभी ये हाइब्रिड गेहूँ भेजना शुरू किया इंडिया में। तो गेहूँ का हाइट पहले 6 फीट तक होता था। वो तो घास की एक माने फैमिली है, पर अभी जो गेहूँ होता है उसकी हाइट एक 3 फुट तक होती है और उसका 3 जो फुट तक। बूंदा है वो इतना मोटा होने लग गया है, जो 10 गुना ज़्यादा व्हीट देता है। और व्हीट इतना डेंजरस है कि डायबिटिक के पर्सन में वो जो जीआई वैल्यू है यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो 72 से 92 तक डाल देता है। उससे पैनक्रियास पे इतना लोड आता है। तो डायबिटिक के बंदे ने अगर गेहूँ की रोटी खाया, तो वो तो बने बिल्कुल वो कौन सी दिशा में जा रहा है, वो तो तबीयत खराब करने की दिशा में दौड़ रहा है, मैं तो बोलूँगी। तो व्हीट हमारे देश का अनाज ही नहीं था, जो उन्होंने हमारे देश में भेज दिया, क्योंकि हम लोग कभी हमारे यहाँ पे भूखमरी तो अभी एक और साइकोलॉजी है ना मैम, सॉरी गो अहेड हाँ, प्लीज। मोदी जी अभी जैसे उन्होंने इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो इतने सारे मिलेट के बहुत सारे फंड्स उन्होंने डेवलप किए। मैंने बहुत सारे ग्रांट्स दिए कि जी जी। यू नो ये मिलेट्स लगाइए और जो हम में से क्या मराठी में भरड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानती। पर मिलेट्स की वजह से सॉइल की क्वालिटी अच्छी रहती है और इसे ऑर्गेनिक माने वो जो हम ये जो यूरिया वगैरह जो डालते हैं वो डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उग के आता है। तो इससे सॉइल क्वालिटी अच्छी रहती है, इससे हमारे बॉडी में पेस्टिसाइड्स नहीं जा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन ज्यादा रहता है और ये हमारी ये खाने की प्रणाली का भाग है। सो हमने वो सब छोड़ के हम व्हीट खाने लगे। सो व्हीट, ये दूध, ये वे प्रोटीन, ये सारे ही न्यू ब्रांड्स है, माने न्यू हैजार्डस फूड प्रोडक्ट्स। आई वुड जस्ट लेबल देम एज लाइक दैट, यू नो। So what is your advice for me, a guy like me who goes to gym every day for almost 1.5 hours? Where should I get the protein from? ऑनेस्ट सेइंग दैट। सो देखिए अभी प्रोटीन की जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, इफ यू आस्क मी, इट इज मींस अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज नॉन वेज। सो नॉन वेज अभी वंस अगेन हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है या जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारा रिलीजन का भी बहुत प्रभाव है, यू नो। जी बट जी। अभी सो रिलीजन के प्रभाव की वजह से हमारे फूड हैबिट्स पे डायरेक्ट उसका रिलेशन है। सो गुड क्वालिटी प्रोटीन खाना है आपको, तो यू शुड बी अ नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि आप उतना क्वालिटी का जो अभी प्रोटीन का एक नियम है, हाउ मच प्रोटीन आई नीड। सो जो आपका बॉडी का वेट है उतने ग्राम सबको प्रोटीन खाना चाहिए। लेट्स से इफ यू आर 75 किलो, सो यू शुड हैव एवरी डे 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप अंडा जो एग्स है उसमें 1 यूनिट है। अब सोचिए आपको कितने अंडे खाने चाहिए, एटलीस्ट 75 अंडे रोज खाना चाहिए। सो इसलिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं लाइक पोल्ट्री या 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 अभी अगर आपने 1 किलो दाल खाई, 1 किलो दाल, तो हार्डली आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सो आप देखिए 1 किलो दाल तो आदमी खा नहीं सकता है। सो वेजिटेरियन से गुड क्वालिटी जो प्रोटीन है या प्रोटीन की जो हमारी माने जो भूख है, जो हमारी ज़रूरत है, वो वेजिटेरियन खाने से पूरी होती ही नहीं है। सो नॉन-वेज इज़ शुड बी आवर पार्ट ऑफ द डाइट। बट अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो बहुत सारे इट विल रेज़ मेनी इश्यूज़, मेनी क्वेश्चंस एंड I don't उसमें understand why. I don't know why. रिलीजन Because non-veg नहीं खाओगे. Vivekanand was the biggest religious guy. And he या said, Vivekanand said up to the fact कि अगर जरूरत पड़ रही है तो बीफ भी खाओ. विवेकानंद वहां तक जाते क्योंकि थे कि बीफ भी खाओ. तो निसर्ग का नियम है, जो चीज एबेंडेंस में देखो, अगर उन्होंने ह्यूमन जो प्रजाति है अगर इतनी 130 कोटि में बना लिया जनता, तो उतने मच्छी भी बनाए ना, उतने फिशेस भी पैदा कर दिए ओशन में। आप फिश खा सकते हो, उसमें 3 ओमेगा फैटी एसिड है। तो कितने हैं उसको देखो आप, एक एक मच्छी 1 करोड़ अंडे देती है एक दिन में। सो कितने लोगों का भूख मिटा सकती है अगर हमने खाया तो। सो उतना वो फूड चेन में है ही। अगर शेर कह दे कि मैं बकरी नहीं खाऊंगा और बकरी कह दे कि अगर मैं घास नहीं खाऊंगी, तो कैसे शेर चलेगा। अब शेर शेर कहते हम वीगन. so, That will be the biggest joke. शेर कहते हम वीगन.
वो ये फूड चेन है, तो हम ह्यूमन है, वी आर इवॉल्व स्पीशीज, हमारी जरूरत है, हमारी बोन्स की, हमारी बोन डेंसिटी, हमारी मसल के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो हम कौन सा क्वालिटी प्रोटीन खा रहे हैं, तो आप खा के देखिए ना, अगर आप सोया के चंक्स भी खाते हो तो आप उसमें प्रोटीन कंटेंट देखिए कितना है। आपको 75 ग्राम्स अगर आपके वेट के हिसाब से खाना है तो जरूरत पूरी कैसे करोगे आप? मैं आज तक, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम ही है सोचना, मैं पूरा टाइम ये सोचते रहती हूँ कि वेजिटेरियन लोग करते क्या है। आप पनीर खा रहे हो, जो जो पनीर आप खा रहे हो उसका जो दूध से बन रहा है वो दूध ही अगर ओरिजिनल नहीं है, और वो दूध में से जस्ट उसका एनालिसिस कीजिए लैब में जाके कि उसके प्रोटीन, आपने एक आधा किलो प्रोटीन पनीर खाया तो उसमें से प्रोटीन की मात्रा कितनी गई आपकी बॉडी में? क्या 4 ग्राम गई या 5 ग्राम गई? आधा किलो से, और आदमी आधा किलो तो खा ही नहीं सकता। नहीं खा सकता है। तो वो हमको रोज देखना और चाहिए कि पनीर में हमारे तो मैम प्लाटर में फैट क्या भी क्या है। होता है ना, पनीर में तो फैट भी है ना। हाँ, इट्स नॉट दैट यू विल नॉट गेट ओनली, इट्स लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आई ईट चिकन ब्रेस्ट बॉइल्ड, चिकन ब्रेस्ट बॉईल करके मैं खाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ अगर अच्छा वही ये सेम टू सेम पनीर में तो हालत खराब हो जाएगी, फैट भी बहुत ज्यादा है उसमें तो। फिर हम खा क्या रहे हैं? सो हमारी ज़रूरत है उतनी, और अभी ये जो सब फर्टिलाइज़र्स और ये है जो आ गया है, इसके कारण जो इवन वेजिटेरियन भी जो आप फूड खा रहे हैं वो भी तो सही नहीं जा रहा है ना। अगर कोई आर्ग्यू ही कर ले, जस्ट आर्ग्यू करने के लिए, कोई अगर ऐसे आर्ग्यू करता है कि भाई हम तो वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं ये कि ना हमको वेगन ही रहना है, हमको यही रहना है, हमको वेजिटेरियन ही रहना है। सो आप पूरी मात्रा पूरी कैसे करोगे? आप जो वेजिटेबल, जो आप टमाटर खा रहे हो या जो वेजिटेबल खा रहे हो, वो भी ओरिजिनल नहीं, मीन्स उसमें का तो वैल्यू निकल ही गया है ना। सो आपको एनालिसिस करके देखना चाहिए, फिर आपने उसको ऑर्गेनिक टैग लगा दोगे तो अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा। अगर चावल को आपने ऑर्गेनिक लगा दिया टैग तो 60 रुपए के 600 रुपए किलो हो जाएंगे। तो जी, जी, ऑर्गेनिक बिल्कुल। खाने की कीमत कितनी बढ़ी है, सोचिए। सोचिए, मैंने मैंने उससे अच्छा कौन मैंने सा हमारे है? हमारे फार्म हाउस में मैंने डिसाइड किया ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो हाँ, जिस साल हमने ऑर्गेनिक खेती करी, हम्म, उस साल हमारे फार्म प्रोड्यूस 1/6 रह गए खाली। मतलब जो इनऑर्गेनिक खेती में जो प्रोडक्शन होता है उसके 1/6 है। मतलब अगर 6 हो रहे हम्म, थे तो 1 होने लग गया। तो नेक्स्ट ईयर से हमने बोला कि एक काम करो बढ़ाओ, पर ऐसे ही मत बहुत ज्यादा मत करना। बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ। So और that ये वही means वाले when you are vegetarian, you are not truly vegetarian. You are already having something which is very chemically hazardous to your body. What is going in your body? वो हमको पहले देखना चाहिए। उसकी पूरा समय हमें स्टडी करते रहना चाहिए कि हमारे बॉडी में हम क्या डाल रहे हैं, क्योंकि तो इट ये इज हाँ, इज द फ्यूल टू योर इंजन। आपकी जो बॉडी का जो मशीन है उसको आप फ्यूल दे रहे हो ना, इट्स अ फ्यूल टू योर बॉडी मशीन, सो इट शुड बी द राइट टाइप ऑफ फूड वी शुड बी ईटिंग। मैम एक सो आपके पीछे 2 अवार्ड रखे हैं, उनके बारे में बताइए कौन से अवार्ड्स हैं ये? बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है, एक महात्मा गांधी है। हाँ, सो ये हाल ही में मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटरनेशनल साइंटिस्ट ग्लोबल गांधी अवार्ड मिला है 2023 का। क्या सो बात है! फूड टेक, फूड सस्टेनेबिलिटी और थैंक यू सो मच, उसी के लिए आई वाज अवार्डेड। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो यू वेंट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? Yeah, I did go there. So internationally, my research was recognized, and it was very well taken by the people who were there, who had come from different corners of the world. So they were also very happy to know about the new technology in food preservation, and also the other. I've been working on another subjects like how to make आर्टिफिशियल ऑर्गन्स इन लेबोरेटरी। हम हमारे स्टेम सेल और टिश्यू इंजीनियरिंग से अपने आर्टिफिशियल हार्ट, लिवर, रेटिना कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मैंने एक किताब में एक चैप्टर लिखा है। तो उसके बाद में भी उन्हें जानना चाहते थे। सो इट वाज वेरी वेल इज़ रिसीव्ड। दैट पॉसिबल? इज़ दैट पॉसिबल? लाइक हाउ कैन वी डू दैट? टू क्रिएट अ हार्ट यस, लाइक हाँ, सो अभी ये न्यू, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू साइंस ऑफ द फ्यूचर। यू विल बी एबल टू 3D प्रिंट योर बॉडी ऑर्गन्स यूजिंग योर ओन स्टेम सेल एंड टिश्यू। सो दिस इज स्टेम सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग का अगला नया साइंटिफिक आविष्कार है, अध्याय है, ऐसे आप बोल सकते हैं। क्या बात है! क्या बात है! पॉसिबल।
इनफैक्ट अभी अमेरिका की लीड यूनिवर्सिटी इसी इसी और दौड़ ले रही है कि हम हमारे जैसे बायो प्रोस्थेटिक्स से हमारे किसी का पाँव टूट जाता तो हम सिरामिक का पाँव लगाते, पर अगर हम अपने ही बॉडी सेल से अपना ही ऑर्गन डेवलप करें लेबोरेटरी में, तो उससे बॉडी का एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि प्लास्टिक एब्सोल्युटली। आप अपने बॉडी में सडनली कुछ प्लास्टिक डाल दोगे या कुछ ये डालोगे तो बॉडी का रिजेक्शन ज़्यादा करती है, पर अपने ही स्टेम सेल से करोगे तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो दैट्स ट्रू। लेबोरेटरी में काफ़ी हद तक काम शुरू है फॉरेन लेबोरेटरीज में। इंडिया के भी कुछ बड़े-बड़े लैब्स में काम नया रिसर्च का सब्जेक्ट है ये। और हो रहा है ये ऐसे नहीं, जब से 3D प्रिंटर्स आ गए, so 3D ऑर्गन प्रिंटिंग भी इज़ अ न्यू साइंस व्हिच इज़ ऑन द होराइज़न। जी, जी। और मैं आई वाज़ चूँकि आप साइंटिस्ट हो, मैं अपने एक फ्रेंड साइंटिस्ट की बात बताता हूँ। वो भी न्यूक्लियर थियोरेटिकल फिज़िसिस्ट हैं। हाँ, सो आई आई वेंट टू सी हिम एंड उसको उसने बोला यार मैं बात-वात करी, उसके बाद बोर्ड के सामने खड़ा था वो। हम बोले हुँ, हम 3-4 लोग बोले कि ठीक है हम बाहर जा रहे हैं। लगभग 3 घंटे बाद हम वापस आए तो वो बोर्ड के सामने ही खड़ा है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमने पूछा तू कर क्या रहा है यहाँ पे? तो कह रहा है सोच रहा हूँ अभी तक। कह रहा है सोच रहा हूँ। इट टूक लाइक 3 आवर्स। वो 3 घंटे तक सोच रहा था खड़े होके, एक-एक लेटर नहीं लिखा उसने वहाँ पे। so उसी का ही नाम है साइंटिस्ट होना। वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। उन्हें 3 कोई घंटे दुःख तक खड़ा होके सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ। सही है यार। जैसे कोई साधु अपने भगवान की पूजा में तल्लीन होते हैं, वैसे साइंटिस्ट अपने-अपने विषय में अंदर घुसे हुए होते हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना जी, नहीं, जी। उन्हें भूख-प्यास कोई तकलीफ नहीं, इसने क्या बोला, उसने क्या दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं है। दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी एट, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी एट। और एक और चीज़ मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ मैम कि हाँ, आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी एज़ अ सन ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड, या बट फ्रॉम देयर अब जैसे अभी आई हैव लाइक 3 डिफरेंट बिज़नेसेस अंडर माय नेम। तो वो यस, धीरे-धीरे करके ना वी वर वेरी पुअर, बट वही है कि एक मेरे बारे में लोक सत्ता ने भी इंटरव्यू लिया था, लोक सत्ता वाले लिया, महाराष्ट्र टाइम्स में भी कई लोगों ने अलग-अलग लोगों ने इंटरव्यू लिया कि सिक्योरिटी गार्ड का लड़का जो है वो मिलियनेयर कैसे बना, वो पूरा एक प्रोसेस है। तो कांग्रेचुलेशन। दे टूक माय इंटरव्यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ एज़ वेल। बता सकते हैं कि किस तरह का जर्नी रहा होगा। कोई भी चीज़ सक्सेस इज़ ऑलवेज़ अ रिज़ल्ट ऑफ हार्ड वर्क, आर्डुअस हार्ड वर्क। सो आपका जी किस मैम। तरह से आपने डेडिकेशन और इससे लगन से काम की होगी, मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ जी कि मैम। इट इज़ नेवर अ ईज़ी थिंग टू बी व्हेन यू आर एट द टॉप पीपल जस्ट एप्रिशिएट योर सक्सेस बट आई फील यू शुड ऑलवेज शो द जर्नी, यू शुड डिस्कस योर जर्नी। जैसे आपने ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है ये बात, आप इतना ये ना फ्रंट में आके कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा होके मैंने ये किया। सो लोग अपना स्ट्रगल छुपाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको किसी को इंस्पायर करना है तो अपने स्ट्रगल ही बताना चाहिए, सक्सेस बाद में बताना चाहिए। पर सो मेरे को स्ट्रगल बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंबई ने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि मुंबई ने मुझे सिखाया कि अलग-अलग फेसेस कैसे होते हैं, कौन कहाँ से होता है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है व्हिच आई स्टिल यूज़ इन माय ऑफिस, जब मैं हायर करता हूँ किसी को या किसी या को प्रमोशन देना होता है, आई स्टिल यूज़ इट। वो सब मुंबई ने सिखाया मुझे सब कुछ। आई मीन द एप्रिशिएट वो चौल की लाइफ वाज़ ब्यूटीफुल फॉर मी। इट वाज़ अमेजिंग लाइफ फॉर मी। हाँ, उसमें सीखना मैंने वो एक लेबोरेटरी है जिसमें हाउ टू लिव लाइफ सिखाते हैं, जो एक एब्सोल्युटली। बड़े-बड़े घर के बच्चों को भी नहीं आ सकती। जी, जो जी, जी, जी। हाउ टू फेस लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ, वो हम वहाँ सिखाते हैं। सो एक बार मैं साइन हॉस्पिटल के एक मुझे किस्सा याद है कि मैं कोई पेशेंट हमारा रिलेटिव था, तो मैं उनसे मिलने गई, तो फिर मैंने देखा कि एक एक 12-14 साल की एक छोटी बच्ची रही होगी। तो उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया, धारावी की बच्ची थी। आप मुंबई की है तो आपको पता है कि हाँ, हाँ, धारावी क्या है। धारावी, हाँ। हाँ। धारावी से वो जो हाथ गाड़ी जो रहती है ना, हुँ, उसपे हुँ। वो अपने मम्मी को दौड़ा-दौड़ा के उसपे लाई, हाथ गाड़ी लाई वो मम्मी को और उसने माँ को एडमिट किया। फिर उसको हार्ट अटैक आया था उसकी मदर को, डॉक्टर ने अटेंड किया। फिर कुछ देर के बाद जब डॉक्टर ने ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे के बाद बताया कि नाउ योर मदर इज़ इन सेफ ज़ोन, तब तब जाकर वो बच्ची रोई। सो मुझे अच्छा, लगा कि देखिए क्या बात! उसने अपने आप को रोने की भी परमिशन नहीं दिया। माने शी क्या वाज़ बात! सो ड्यूटीफुल टुवर्ड्स हर मदर। एक 12 साल की बच्ची को ज़िंदगी देखो कितना कुछ सिखा गई कि
वो क्रिटिकल समय में जो हम बोलते हैं ना कि यानी माइंडफुल होना, जी, उसने जी। खुद को एक तो रोने के लिए अलाउ नहीं किया, उसने मम्मी को वहाँ से लेकर आई, उसने वो हाथ गाड़ी यूज़ किया, वो टैक्सी के लिए नहीं रुकी, वो दौड़ा के वो लेकर आई, उसने एडमिट किया और तब तक वो डटी रही जब तक उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर नहीं किया कि नाउ योर मदर इज़ हियर। तो क्या ये जो लैबोरेटरी है ना लाइफ की, ये उन्हीं जगह पे मिलेगी, किसी चौल में मिलेगी, किसी किसी धारावी जैसे जगह में मिलेगी। ये हम नहीं हमारे मेरी बच्चों को मेरी 3 मेरी बीएचके डॉटर नहीं, नहीं मेरी डॉटर है ना अभी वो 6 साल की है, तो तेज़ हवा चल रही थी तो बोलती है, "ओह डैडी दिस विंड इज़ इरिटेटिंग मी।" तो आई लुक्ड एट माय वाइफ आई सेड ये देखो इसका दिमाग खराब है, इसको कैसी हरकतें हैं। तो माय वाइफ वाज़ वेरी वेरी लॉजिकल शी सेड कि शी इज़ डॉटर ऑफ अ मिलियनेयर एंड यू आर सन ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। सो शी इज़ बिहेविंग द वे शी शुड बिहेव। आई वाज़ लाइक अच्छा जी ये भी सही बात है। तो देखिए तो नवनीत मेरे अभी डैड कोई इलाज भी नहीं है ना, आप अपने बच्चों को क्या धारावी में जाके तो रखोगे नहीं, हमने हमारे बच्चों को और हमारे पास कोई उसका क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है। एक सेकंड, ना ही हम हमारे बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं, ना ही हम हमारे बच्चों को किताबों से जीना सिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही जी, हूँ कि जी। जो लाइफ की जो लैबोरेटरी है, जहाँ पे आदमी जीना सीखता है, फेस करना सीखता है, जहाँ पे आदमी चैलेंज लेना सीखता है, जहाँ पर आदमी दुःख पर मात करके कर्तव्य पहले या फिर कर्तव्यनिष्ठ बिल्कुल। होना सीखता है और छोटी-छोटी बात से अभी के बच्चों को तो बिल्कुल जैसे छोटे-मोटे दुःख भी उनसे बर्दाश्त नहीं होते। क्योंकि हमने उनको ऐसा ग्रो किया है कि बिल्कुल नाजुक ही बन गए ये बच्चे। तो हमने जी, जी। गलत ही शिक्षा दी है क्योंकि पैदा होते ही हम लोग बड़े अनाड़ी होते थे तो हाँ, कई लोग बोलते हैं ऐसे कट हो गया तो रोया बाबा तो को ओ देखिए रो रहा है, कट हो गया रो रहा है। नहीं हमारे माँ-बाप के 10-12 बच्चे होते थे तो पता ही नहीं चलता था कौन कहाँ है, कौन कहाँ पड़ा है, किसने मेरे खाना डैड के खाया। 7 बच्चे हैं, 7 किड्स। आई एम द 6th किड ऑफ माय फादर। हम लोग सो भी 5 बच्चे हैं, तो किसी को कोई हाँ, इतनी तो फ़िक्र नहीं, खाया खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, सोया तो सोया। अपने आप पता था अभी तो हम खा ले रे बेटा, खा ले रे बेटा। ये जो हम करते हैं, हमें किसने खिलाया? हम तो हमें मालूम था कि भैया जो मिल रहा है, वो भी मिलेगा नहीं। और जॉइंट जल्दी-जल्दी फैमिली खाओ, जल्दी-जल्दी खाओ क्योंकि बाकी लोग खा जाएँगे नहीं तो। पार्टी खा जाएँगे। जॉइंट फैमिली में तो कुछ बचता ही नहीं था हमारे लिए भी। हाँ, हाँ, सो जब जल्दी-जल्दी खाओगे ना बाकी के लोग खा जाएँगे वो भी तो एक इटालियन सिंगर आई थी मेरे शो पे, तो मैं हाँ, उससे हाँ। बात कर रहा था मैंने उसको बोला कि आई एम not son of सच my father because I'm not planned. I am just a sexual byproduct because I don't think I was planned. तो she was laughing कि बोल रही हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। कह रहे अगर 7 बच्चे होंगे तो डेफिनेटली यही रहा होगा। इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट वो Just a भी है, byproduct। जिसकी परवाह भी नहीं है। वो जी, जी। कहते चलो प्यार है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है नहीं, मैम नहीं। फिर एंड करते हैं इसको। थैंक I यू also सो enjoyed मच। talking to you. I'm so happy that, and I'm really thankful to you. I feel so honored that you called me on this forum and platform. Thank सेम you हियर so मैम much सेम हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। for थैंक यू। calling me and having this थैंक यू मैम। heart-to-heart talk. यस मैम Thank थैंक you. यू वेरी Okay. मच। थैंक यू।